उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना। 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपस। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश की जताई संभावना। सिविल अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चा चोरी का मामले पर रुड़की पुलिस और अस्पताल प्रशासनिक बारीकी से जांच में जुटा। डॉक्टर का कहना है कि इसे पूरे मामले पर एक टीम गठित की गई। मुख्य सचिव ने टिहरी जनपद में संचालित राफ्टिंग व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने राफ्टर्स के लिए मार्केट बनाने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर बल देने, राफ्टिंग की ड्रोन फुटेज लेने तथा रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक चालानी कार्रवाई करने की बात कही। हिंगुन साहिब में यात्री ने किया होमगार्ड जवान पर हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर मुकदमा दायर कर चारधाम यात्रा में आगे ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से किया अलर्ट। नगर निगम में फर्जी तरीके से मानदेय ले रहे सफाई कर्मचारियों से रिकवरी का प्लान किया है तैयार। रिकवरी के लिए पैसे को कैलकुलेट करने का बारीक काम कर रहे हैं अकाउंटेंसी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां राफ्टिंग व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्य सचिव ने खारा स्रोत पार्किंग तटीय एवं गंगा नदी में पुट इन पॉइंट ब्रह्मपुरी का निरीक्षण कर व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही राफ्टिंग की सराहना की। इस दौरान उन्होंने राफ्टर्स के लिए मार्केट बनाने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर बल देने, राफ्टिंग की ड्रोन फुटेज लेने तथा रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक चालानी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। टिहरी में लगातार जंगल की आग बढ़ रही है। वहीं आग अब डीएफओ के आवास तक पहुंच चुकी है, जिससे अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आग ने टिहरी के पिकनिक स्पॉट के पास बने वन विभाग के वन चेतना केंद्र का ग्लास हाउस जला दिया। वहीं टिहरी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों का परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने के उद्देश्य से गोपेश्वर महाविद्यालय में केंद्रीय मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय मूल्यांकन में उपस्थित परीक्षकों की बैठक लेते हुए विश्वविद्यालय के मूल्यांकन पर्यवेक्षक एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हेमंत विष्ट ने कहा कि उत्तराखंड शासन के दिशा निर्देशानुसार 30 जून तक समस्त कक्षाओं के परीक्षाफल घोषित किए जाने हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय समयबद्ध मूल्यांकन के लिए प्रतिबद्ध है। मसूरी पुलिस ने पिछले 3 दिनों से लापता नाबालिग लड़की को 36 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किए जाने पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मसूरी पुलिस को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि लड़की इंस्टाग्राम में किसी युवक के बहकावे में आ गई थी, जिससे वह अपने घर मसूरी से दिल्ली चली गई। उन्होंने कहा कि लड़की ने अपना फोन भी बंद कर दिया था, जिससे उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मसूरी पुलिस की भूमिका बहुत ही अच्छी दिखी। सर्वप्रथम एक लड़की डोईवाला से भूलावेश मसूरी आ गई थी, रास्ता खो गई थी और मसूरी में अकेली रात्रि में घूम रही थी। उस लड़की को मसूरी पुलिस ने मात्र 12 घंटे में अपने परिजनों से मिलवा दिया। दूसरी घटना, एक नाबालिग लड़की गलती से दिल्ली की तरफ चली गई थी। मोबाइल बंद था, मोबाइल ट्रैक नहीं हो पा रहा था, लेकिन मसूरी पुलिस ने अपनी योग्यता को दिखाते हुए उस लड़की को ट्रैक करा, ट्रेस करा और मात्र 36 घंटे में उस लड़की को अपने परिजनों से मसूरी में मिलवा दिया। दोनों ही लड़की नाबालिग थी, हमारे उत्तराखंड की थी और बहुत ही हर्ष का विषय कि मसूरी पुलिस ने अपनी योग्यता दिखाते हुए इस कार्य को संपन्न करा, उन लड़कियों को परिवारजनों से मिलवाया। इसलिए हमने आज मसूरी पुलिस का धन्यवाद करा है, आभार किया है।
उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर नगर पंचायत की ओर से स्वर्गीय खुदीराम बोस स्टेडियम के पास ओपन जिम लगाया गया था, पर कई दिनों से ओपन जिम के उपकरण खराब होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों को पर नगर पंचायत प्रशासन से ओपन जिम को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की गई है। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं था, जल्द ही जिम को ठीक कर दिया जाएगा। वहाँ टूटा पड़ा है, ये सब जाम पड़ गया है। अब हम लोग आते हैं जिम के लिए तो यहाँ कोई अच्छा से नहीं है कि हम लोग कर पाते हैं। थोड़ा इस पर ध्यान देकर इसको थोड़ा सुधार करके इसको ठीक कराइए, ताकि हम लोग आते हैं तो अपना जिम करे। सब बहुत ढीला हो गया, इसको थोड़ा शीघ्र इस पर ध्यान देकर इसको सुचारू रूप से ठीक करें, स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है तो लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि उसकी थोड़ा सा सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते। देहरादून के मशहूर बिल्डर बाबा साहनी की आत्महत्या मामले में पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। हालांकि सत्येंद्र साहनी की मौत के मामले में गुप्ता बंधुओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं कोर्ट ने गुप्ता बंधुओं के बेल एप्लीकेशन को भी नामंजूर करते हुए फिलहाल पुलिस कस्टडी में रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों गुप्ता बंधुओं पर लगाई गई धाराओं को भी बढ़ा दिया है। धारा 306 में दर्ज था, उसमें जो साक्ष्य आए थे, चाहे वो सुसाइड नोट के माध्यम से हो, जो उनके परिवारजन या अन्य जो उनके परिचित जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उनके बयानों के आधार पर जो साक्ष्य आए थे, उसके आधार पर 2 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसमें माननीय न्यायालय में रिमांड पर वो अभी न्यायिक हिरासत में है। साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पूर्व में मुझे प्रेषित किया गया था, जिसकी जांच जो है मैंने एसपी सिटी को मार्ग करी थी। इसी दौरान ये घटनाक्रम सुसाइड का ये घटनाक्रम भी हुआ था, तो जांच में चूंकि वो प्रचलित थी, जांच में कुछ लोगों के बयान उसमें शेष रह गए थे, वो सभी के बयान दर्ज कर लिए गए। बयान के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर जो तथ्य आए हैं उसको विवेचना में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया, लेकिन दोनों पक्षों के लोग भाग निकले। पुलिस ने घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तनातनी की स्थिति में किसी के द्वारा गोली चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जो किसी तीसरे व्यक्ति को लगी है। इस संबंध में वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये जानकारी की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा उक्त घटना कारित की गई है। जिन लोगों के द्वारा भी ये घटना कारित की गई है, उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसने भी घटना की है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। देहरादून में बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों में लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका एसएसपी ने खुद संज्ञान लेते हुए बसंत विहार थाने को तत्काल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना की जांच करने पर पाया गया कि दोनों पक्ष ऑटो चालक हैं और दोनों के बीच सवारी उतारने को लेकर विवाद हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। नगर निगम में फर्जी तरीके से मानदेय ले रहे सफाई कर्मचारियों से रिकवरी का प्लान तैयार कर लिया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि रिकवरी के लिए हमारे अकाउंट लगे हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 800 रुपये किया गया है। तो उसके लिए जो राशि है वो पूरी को कैलकुलेट करने के बाद ही बता पाना संभव हो पाएगा। बारीक काम है, अकाउंटेंसी का काम है और इसमें हमारे अकाउंटेंट लगे हुए हैं। उनका पूर्ण विवरण हम निकालेंगे, क्योंकि जब रिकवरी की जाती है तो एक लीगल प्रोसेस होती है और उसमें एवरी सिंगल पेनी काउंट्स, तो इसलिए उसमें पूरा हिसाब निकाला जाएगा कि कितना कितना पैसा। हेमकुंड साहिब में एक अजीब मामला सामने आया, जिसमें एक सिख श्रद्धालु ने अपनी तलवार से होमगार्ड जवान के दोनों हाथों पर वार कर दिया, जिससे जवान के हाथ में चोट लगी है। इसको लेकर आईजी गढ़वाल कर्ण सिंह नगरनियाल ने कहा कि हेमकुंड साहिब में 3 व्यक्तियों ने होमगार्ड जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे जवान ने बचने के लिए अपने दोनों हाथों से बचाव किया और होमगार्ड के दोनों हाथ जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर मुकदमा कायम कर दिया है और चारधाम यात्रा में
आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसका भी पुलिस प्रशासन पूरा ध्यान रख रही है। तीन युवकों के द्वारा तलवार से उसमें हेमकुंड साहिब में अटैक किया गया। उसने बचाव में अपने हाथ को आगे किया, जो उसके हाथों में कट्स वगैरह हो गए। तो तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान में लाते हुए, क्योंकि दो जो है उसमें एक नांदेड़ का है, दो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उसको तत्काल गिरफ्तारी करके अरेस्ट कर दिया गया, ताकि इस तरह के मतलब धार्मिक स्थलों में हिंसक की घटनाएं न हो। इसलिए पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई कर दी गई। तीन युवकों के उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसके चलते भारी मात्रा में वाहनों की आवाजाही हो रही है। इसे लेकर आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि हमने चारधाम यात्रा मार्ग में जाम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं चारधाम यात्रा के साथ साथ ऋषिकेश में राफ्टिंग भी जोरों पर चल रही है, जिससे रास्तों पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं राफ्टिंग वाले वाहन जो मार्ग पर कहीं भी रुक जाते हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि वह अपनी तय जगह जाकर ही रुके, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रास्ता तो एक ही है, रास्ता में पर्यटक भी चलेंगे, राफ्ट वाले भी चलेंगे, अलग से रास्ता क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है। राफ्ट भी हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और बहुत लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो उसमें हम लोग जो जेन्युइन है, अगर जो सही में कुछ समस्या आ रही है या कोई जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत जगह गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, इसमें कार्रवाई करेंगे। बाकी जहाँ तक रोड का है, रोड एक ही है, रोड को सभी लोग यूज करते हैं। पौड़ी के जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में गूंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वीएन काला ने बताया कि इंडिया 2047 विकसित भारत वॉइस ऑफ यूथ थीम पर आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बहुत उत्साह है, क्योंकि ये पूरे 5 साल के बाद हो रहा है। एक तो गूंज और पेंडेमिक के बाद पहली बार हो रहा है, तो सबके अंदर एक जोश आ रखा है कि अब तो अच्छे से करना है और सबको दिखाना है कि हमारा कॉलेज भी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। और जो इसकी थीम है इंडिया 2047, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस की 100 साल के बाद, कि हम इंडिया को कैसे देख रहे हैं। और जो भी मैंने परफॉर्मेंस दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। बहुत उत्साह है, क्योंकि ये पूरे 5 साल के बाद हो रहा है। एक तो गूंज और पेंडेमिक के बाद इस बार बच्चों में काफी अच्छा देखने को मिला हमको, क्योंकि इस समय जो हमारा गूंज शो फेस्टिवल हुआ है, इसमें अलग अलग तरीके की हमने थीम्स रखी थी। अलग अलग स्टेट्स की हमने अलग अलग पोशाक वगैरह पहना के बच्चों को उनका उत्साहवर्धन करा है। इसी के साथ इस बार की हमारी जो थीम रही है वो इंडिया 2047 विकसित भारत पर रही है, जिसमें मतलब बच्चों का अलग ही माइंडसेट हो चुका है कि हम इंडिया को अगले 100 साल में कैसा देखने वाले हैं। लाइक ये टेक्नोलॉजी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इकोनॉमी हो गई, हर एक चीज पर बच्चों का ध्यान है। तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया को भी काफी फोकस मिलेगा, क्योंकि इतने सारे इंजीनियर जब देश के बारे में सोचेंगे तो ये इस फेस्ट के थ्रू हमको काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली। यहाँ पे जो है जैसे 1994-95 से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम इसका नाम गूंज पड़ा था, और तब से लगातार कंट्रीज होता रहा है। लास्ट 3-4 ईयर से ही गूंज हो नहीं पाया था, क्योंकि कोरोना का आ गया था। और इसके बार हमने कोशिश की थी, लेकिन किस कारणवश हो नहीं पाया। इस बार स्टूडेंट की भारी डिमांड थी सर गूंज किया जाए, तो गूंज को हमने इस बार अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया है और बच्चे बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे गूंज में इस बार जो नया इंट्रोड्यूशन हुआ है वो इसमें दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग इसमें अप्लाई आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जैसे 1994-95 से ऑर्गेनाइज किया। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इस पर रिकॉर्ड संख्या में दोनों धामों पर श्रद्धालुओं के आगमन का क्रम निरंतर जारी है। इस यात्रा काल में कपाट खुलने के 17 दिनों के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दोनों धामों के दर्शन किए। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बात करें तो गंगोत्री धाम में 39.55% तथा यमुनोत्री धाम में 48.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।